सभी को नमस्कार। कक्षा 10 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व, भाग 2, अध्याय 3 और अध्याय का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो इसी अध्याय का भाग 2 आज आपके सामने है। भाग 2 में हम जिन उप विषयों की चर्चा करेंगे वो होंगे खिलाफत आंदोलन क्या था, असहयोग आंदोलन के बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन शुरू होने के कारण जानेंगे कि किन बातों को लेकर यह आंदोलन शुरू किया गया, असहयोग आंदोलन में किन किन लोगों ने भाग लिया इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और अंत में चोरी चोरा की घटना क्या थी उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। भाग 1 में बताया जा चुका, जिन बच्चों ने भाग 1 नहीं देखा है इसी अध्याय का, वो भाग 1 जरूर देख लें क्योंकि दूसरा भाग पहले भाग पर आधारित है। तो भाग 1 के बारे में संक्षिप्त सा हम आपको बता देते हैं। भाग 1 में बताया जा चुका है कि 1919 में अंग्रेजी सरकार द्वारा रोल्ट एक्ट नाम का काला कानून पास किया गया। भारत के लोगों ने इस कानून का कड़ा विरोध किया। गांधी जी भी इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ थे, अतः उन्होंने इस कानून के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाया। हालांकि रोल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था वह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में एक व्यापक जनाधार वाला आंदोलन चलाना चाहते थे। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा आंदोलन चलाना चाहते थे जिसमें देश के सभी लोगों को शामिल किया जा सके, लेकिन उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता था। इसलिए उन्हें लगा कि मुसलमानों का खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को एक दूसरे के नजदीक ला सकते थे। तो इसलिए एक नया शब्द आया है खिलाफत। तो खिलाफत आंदोलन क्या था इसको बारे में विस्तार से जानना जरूरी है। खिलाफत आंदोलन क्या था? खलीफा मुसलमानों का धार्मिक गुरु था। मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे या अपना धर्म गुरु मानते थे। पहले विश्व युद्ध में जो 1914 में हुआ था, तुर्की की हार हो चुकी थी। युद्ध के बाद यह अफवाह फैल गई कि अंग्रेज तुर्की के सुल्तान यानी कि खलीफा पर एक बहुत सख्त संधि थोपेंगे। मुसलमान यह नहीं चाहते थे कि तुर्की के सुल्तान का अपमान किया जाए, अतः खलीफा की शक्तियों की रक्षा करने के लिए मार्च 1919 में भारत के मुसलमानों ने बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया। भारत के मुसलमानों ने 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया ताकि खलीफा का अपमान ना हो सके। मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका चित्र आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई मुस्लिम नेता इस मुद्दे पर आंदोलन चलाने के लिए महात्मा गांधी से मिले। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि वे खिलाफत आंदोलन का समर्थन करें। और खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने से या कांग्रेस द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने से हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत, या कह सकते हम कि गांधी जी जो ये चाहते थे कि एक व्यापक जन आंदोलन चलाया जाए जिसमें देश के सभी धर्मों और समुदायों के लोग शामिल हों, तो वो एक ऐसा जन समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्हें खिलाफत आंदोलन का मुद्दा मिल गया था। उसके बाद हमारे पास है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, क्या ये आंदोलन था, किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज
1909 में कहा था, अंडरलाइन कीजिए, ये कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है कि महात्मा गांधी की पुस्तक का क्या नाम था, हिंद स्वराज। 1919 में गांधी जी ने ये पुस्तक लिखी थी। तो इस पुस्तक में उन्होंने कहा था, भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था, क्योंकि उनका गांधी जी का ऐसा मानना था कि भारतीयों ने सहयोग दिया, इसलिए अंग्रेज यहाँ पर शासन करने में सफल हुए। भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल रहा था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग देना बंद कर दें तो ब्रिटिश शासन 1 साल के अंदर ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। तो गांधी जी ये मानकर चल रहे थे कि अगर भारत में ब्रिटिश शासन आज तक बना हुआ है, वो इसलिए बना हुआ है कि भारत के लोग उसको सहयोग दे रहे हैं। अगर भारत के लोग उसे सहयोग देना बंद कर दे तो 1 साल के अंदर ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा और भारत के लोगों को अपना राज मिल जाएगा। लेकिन प्रश्न यह था कि असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बने। अब ये तो मान लिया गया था कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन को सहयोग दे रहे हैं, इसलिए वो बना हुआ है। तो अगर वो सहयोग देना बंद कर दें या असहयोग करने लग जाएं तो ब्रिटिश शासन को खत्म किया जा सकता था। लेकिन प्रश्न यह था कि असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बने, कैसे सभी लोगों को इस बात के लिए राजी किया जाए कि उन्होंने अंग्रेजी शासन का सहयोग नहीं करना है। तो इस बारे में गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलाना होगा, तभी भारत में से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंका जाएगा। और वो चरण क्या क्या होंगे? सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियों या उपाधियों का को लौटाना होगा। दूसरा, भारतीयों को सरकारी नौकरियों का त्याग करना होगा। भारतीय वकीलों और जजों को अंग्रेजी अदालतों का त्याग करना होगा। भारतीयों को विधायी परिषदों, जहां पर जो कानून बनाने की संस्था होती थी उस समय उसको विधायी परिषद कहते थे, तो भारतीयों को विधायी परिषदों का त्याग करना होगा। इसी प्रकार बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजना बंद करना होगा। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये वो तरीके थे जिनके द्वारा अंग्रेजी शासन को सहयोग नहीं करना था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना होगा। और अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। तो इन तरीकों को अपनाकर भारत में से या इन तरीकों को अपनाकर अंग्रेजों का सहयोग बंद किया जा सकता था। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली ने आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने के लिए देश भर में यात्राएं की। दिसंबर 1920 में कांग्रेस ने भी नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने पर मुहर लगा दी। दिसंबर 1920 में कांग्रेस ने भी नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने पर मुहर लगा दी, मतलब सहमति दे दी। असहयोग आंदोलन शुरू करने के कारण किन बातों को लेकर, वो कौन से कारण थे जिनके लिए असहयोग आंदोलन चलाया गया? कई प्रकार के कारण थे। उसमें पहला है, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ इस उम्मीद से दिया था कि वे युद्ध के बाद उनका शोषण नहीं करेंगे। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद भी अंग्रेजों ने भारतीयों का शोषण जारी रखा। इसलिए भारत के लोग अंग्रेजों से नाराज थे और वे उनका सहयोग नहीं करना चाहते थे। पहला तो ये था कि वो अंग्रेजों के व्यवहार से दुखी थे। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में प्लेग की महामारी फैल गई। इस महामारी के कारण लाखों लोग मारे गए। आपको बताया जा चुका है पहले भाग में, 1,20,00,000 के लगभग लोग मारे गए थे। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए भी लोग अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हो गए या उसको सहयोग नहीं देना चाहते थे। तीसरा, 1919 में अंग्रेजी सरकार द्वारा रोल्ट एक्ट पास किया गया। रोल्ट एक्ट के बारे में भाग 1 में आपको विस्तार से बताया जा चुका है। इस एक्ट में यह व्यवस्था की गई थी कि सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में डाल सकती थी। इस एक्ट के कारण भी भारत के लोग
अंग्रेजी सरकार से काफी नाराज थी। और चौथा कारण था रोल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठी भीड़ पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। इस गोलीबारी में हजारों लोग मारे गए। इस बात से भी भारत के लोग अंग्रेजी सरकार से काफी नाराज थे और वो अंग्रेजी सरकार को सहयोग नहीं देना चाहते थे। असहयोग आंदोलन में किन लोगों ने हिस्सा लिया, वे कौन लोग थे, क्या भारत के सभी लोगों ने हिस्सा लिया या जिन लोगों ने हिस्सा लिया उनकी हिस्सेदारी कैसी रही, ये जानना भी जरूरी है। असहयोग खिलाफत आंदोलन, दोनों के दोनों आंदोलन, खिलाफत भी और असहयोग भी। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। अंडरलाइन कीजिए कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। क्या क्या थी उसमें पहली है शहरों में असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत शहरों में मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ, यानी कि शहर में जो मध्यम वर्ग के लोग थे उन्होंने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। चित्र आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों ने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए इसमें भाग लिया था। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। हेडमास्टरों और अध्यापकों ने सरकारी नौकरी से इस्तीफे दे दिए। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग, एक नया शब्द है, वो येलो में दिखाया गया है जिसका अर्थ आपको बताया जाएगा। तो शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। इसके कारण 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात घटकर आधा रह गया। कि जब भारत के लोगों ने विदेशी सामान का बहिष्कार करना शुरू कर दिया या उपयोग करने से मना कर दिया, तो जो आयात था, जो बाहर से कपड़ा आता था, वो घटकर आधा रह गया। पिकेटिंग आया है एक शब्द। तो पिकेटिंग का अर्थ क्या है? ये विरोध करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें लोग किसी दुकान या फैक्ट्री में जाने का रास्ता रोक देते हैं, उसकी रास्ते के आगे बैठ जाते हैं और किसी भी व्यक्ति को दुकान में या फिर फैक्ट्री में जाने नहीं देते हैं। तो ये विरोध करने का एक तरीका है जिसका नाम है पिकेटिंग। भारत के व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने से इनकार कर दिया। जब लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारत के बने कपड़े पहनने लगे, तो इससे भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन बढ़ने लगा। तो जब लोगों ने विदेशी सामान का या विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू किया और भारत में बने खादी का प्रयोग करना शुरू किया, तो इससे भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन बढ़ने लगा। लेकिन कुछ समय के बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। उसमें पहला कारण ये था कि खादी का कपड़ा मिलों में बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्रायः महंगा होता था। जो बाहर से कपड़ा आता था वो सस्ता था और गांधी जी ने कहा था कि खादी का प्रयोग कीजिए, लेकिन खादी का कपड़ा मिलों में बनने वाले कपड़े के मुकाबले महंगा होता था, इसलिए गरीब लोग उसे नहीं खरीद सकते थे। अंग्रेजी संस्थाओं का बहिष्कार करने से भी समस्या पैदा हो गई कि जिन लोगों को कहा गया था कि वो सरकारी स्कूलों में पढ़ना बंद कर दें, टीचर सरकारी नौकरियों का त्याग कर दें, वकील जज अदालतों का त्याग कर दें, तो अंग्रेजी संस्थाओं का बहिष्कार करने से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए भारतीय संस्थानों की स्थापना करना जरूरी था। अब उनको ये तो कह दिया गया था कि अंग्रेजी संस्थाओं का बहिष्कार करना था, लेकिन उसके स्थान पर भारतीय संस्थाओं की स्थापना भी करना जरूरी था। भारतीय संस्थाओं की स्थापना करना जरूरी था ताकि अंग्रेजी संस्थाओं के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन भारतीय संस्थाओं की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील भी दोबारा सरकारी अदालतों में जाने लगे। तो कह सकते हैं कि थोड़े समय तो बड़े जोर शोर से आंदोलन चला, लेकिन बाद में क्योंकि गरीब आदमी भी खादी का प्रयोग नहीं कर सकते थे, खादी महंगी होती थी और फिर भारतीय संस्थाएं नहीं बनाई गई थी, स्कूल नहीं बने थे,
तो वो विद्यार्थी जो पहले जिन्होंने छोड़ दिया था जाना, वो वापस स्कूलों में आने लग गए थे और वकील भी दोबारा सरकारी अदालतों में लौट आए थे। नेक्स्ट है हमारे पास गांव में असहयोग आंदोलन का प्रभाव। गांव में देखना जरूरी है, शहरों में तो हम जान पाए हैं। शहरों से निकलकर असहयोग आंदोलन गांव में भी फैला। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। अवध में, उत्तर प्रदेश में, सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान वसूल कर रहे थे और तरह तरह के कर भी वसूल कर रहे थे। गांव में जो असहयोग आंदोलन था, वो वास्तव में उन जमींदारों के खिलाफ था जो किसानों से भारी भरकम लगान वसूल कर रहे थे और उन पर तरह तरह के कर भी लगा रही थी। किसानों को बेगार भी करनी पड़ती थी। अतः किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म की जाए। बेगार का मतलब होता है जब बिना वेतन दिए काम करवाया जाता है। तो किसानों की मांग थी कि बेगार खत्म की जाए तथा दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए, मतलब उनका हुक्का पानी बंद किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधा से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला भी लिया था। लेकिन 1921 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, तो आंदोलन में कई ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जो कहीं से भी आंदोलन नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा, तो आंदोलन के लोगों ने अपने अपने तरीके से व्याख्या करनी शुरू कर दी और आंदोलन में कई ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जो कहीं से भी आंदोलन नहीं लगते थे। जैसे किसान तालुकदारों और जमींदारों के मकानों पर हमले करने लगे थे, बाजारों में लूटपाट होने लगी थी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया था, जबकि ये असहयोग आंदोलन में ये चीजें करने की कहीं पर भी बात नहीं की गई थी। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। ये अपने आप ही लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी। इस प्रकार महात्मा गांधी का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्यवाहियों को सही ठहरा रहे थे। आदिवासी किसानों के लिए असहयोग आंदोलन। अब ये जानना जरूरी है कि आदिवासी किसानों ने इस आंदोलन में कैसे भाग लिया। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के स्वराज के विचार का कुछ और ही अर्थ निकाला। महात्मा गांधी के स्वराज के विचार का कुछ और ही अर्थ निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। यहाँ अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर रोक लगा दी थी। लोग इन जंगलों में न तो अपने जानवरों को चरा सकते थे, न ही जलाने के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग अंग्रेजों से काफी गुस्सा थे। इन आदिवासी किसानों का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया। जो गुडेम पहाड़ियों में जो गुरिल्ला युद्ध लड़ा गया, उस आदिवासी किसानों का जो नेतृत्व था अल्लूरी सीताराम राजू ने किया। दो चित्र आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी चमत्कारी शक्तियां हैं, वे लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। लोगों को विश्वास था कि वे ईश्वर का अवतार हैं। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि बलपूर्वक के जरिए ही आजाद हो सकता है। दोबारा फिर मैं लाइन बोल रहा हूं जो महात्मा गांधी की लाइन से मेल नहीं खाती है। यह दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बलपूर्वक या बल प्रयोग के जरिए ही आजाद हो सकता है।
फुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरीला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। तब तक राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके थे। चाय बगानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए स्वराज। असम के चाय बगानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए आजादी का मतलब चाय बगानों की उन चार दीवारियों से बाहर निकलना था जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। चाय बगानों में जो मजदूर काम कर रहे थे उनके लिए असहयोग आंदोलन का क्या मतलब था? तो असम के चाय बगानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए आजादी का मतलब चाय बगानों की उन चार दीवारियों से बाहर निकलना था जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आजादी का मतलब यह था कि वे अपने गांव जाना चाहते थे। 1859 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी और यह इजाजत उन्हें कभी कभी ही मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर की ओर चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ गया है, इसलिए अब हर एक को गांव में जमीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपने गांव तक नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंस गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह से पिटाई की। चोरी चोरा की घटना। क्या थी ये घटना? पहले ही भारत के मानचित्र में ये जान लेना जरूरी है कि चोरी चोरा नामक स्थान है कहां पर। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य है। इस राज्य में जहां पर आप डॉट देख रहे हैं, लाल से कर्सर से दिखाया हुआ है, ये वो स्थान है जहां पर चोरी चोरा नाम की घटना हुई थी। क्या थी ये घटना? असहयोग आंदोलन में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। विद्यार्थियों ने स्कूलों में जाना छोड़ दिया था। जगह जगह विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाने लगी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा नामक स्थान पर जब जुलूस बाजार में से गुजर रहा था तो उसका पुलिस से टकराव हो गया। गुस्से में आकर जुलूस ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए। इस घटना से दुखी होकर 22 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इंपॉर्टेंट डेट है, अंडरलाइन कीजिए कि असहयोग आंदोलन को कौन सी घटना के कारण वापस लिया गया। चोरी चोरा नामक घटना जो घटित हुई थी, ये घटना आपको बता दी गई है और 22 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। धन्यवाद। नमस्कार।